हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं लोकेश चौधरी, आप सबका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन, क्लास 12th का दूसरा चैप्टर है विलियन, जिसमें हमने लास्ट 2 वीडियो में जो भी सांद्रता की इकाइयां हैं, मॉलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता या अन्य जो इकाइयां हैं, उनका हम सब ने अध्ययन कर लिया है। अब आगे है विलीयता। विलीयता क्या होती है, यानी कि ठोस की दर में विलीयता, किसी गैस की दर में विलीयता क्या होती है, इसका क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले है विलीयता किसे कहते हैं। निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। निश्चित ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में, विलायक के निश्चित आयतन में विलय के या घुले हुए विलय पदार्थों की अधिकतम मात्रा विलीयता कहलाती है। यानी कि वो दोबारा देखें, निश्चित ताप के ऊपर हमारे पास में जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, नियत होना चाहिए। निश्चित ताप के ऊपर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलय की अधिकतम मात्रा विलीयता कहलाती है। ठीक है, यानी कि कोई विलायक, कोई निश्चित विलायक है, निश्चित टेम्परेचर के ऊपर कितने विलय पदार्थों को उसमें घोल सकता है, उसे हम कहते हैं विलीयता। आगे टॉपिक है ठोसों की दरों में विलीयता, यानी जो विलय पदार्थ है वो कैसा है, ठोस है, और विलय कैसा है, यहाँ पे दरों के रूप में है। तो निश्चित ताप के ऊपर किसी 100 ग्राम विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए ठोस विलय पदार्थों की अधिकतम मात्रा ठोसों की दरों में विलीयता कहलाती है। यानी कि हमारे पास में जो विलायक है वो कितना है, 100 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर यहाँ पे क्या रहेगा, निश्चित रहेगा। इस 100 ग्राम विलायक में ठोस विलय पदार्थ कितने ग्राम इसमें घुल सकते हैं, उसे हम कहते हैं ठोसों की दरों में विलीयता। ठीक है, और इस प्रकार का जो विलयन है उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। यानी ऐसा विलयन है वो कहलाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि किसी निश्चित ताप के ऊपर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुले हुए विलय पदार्थों की अधिकतम मात्रा विलीयता कहलाती है। अगर किसी दरों के अंदर ठोस को मिला रहे हैं और दोनों ही निश्चित हैं, यानी आपके पास में जो विलायक है वो 100 ग्राम है और जो विलय है वो कितना उसमें घुल सकता है, डिजोल्व हो सकता है, उससे हम कहते हैं ठोसों की दरों में विलीयता। आगे है ठोसों की जो विलीयता है उसको प्रभावित करने वाले कारक, और पहला कारक है ठोस विलय एवं विलायक की प्रकृति। यानी कि विलय और विलायक है, यानी विलय और विलायक दोनों मिलकर विलयन बनाते हैं, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब हमारे पास में पहला फैक्टर है ठोस विलय एवं विलायक की प्रकृति। हम सब जानते हैं समान को घोलता है, समान को घोलता है, या समान में विलयशील है। अब हमारे पास में जो विलय है, यह विलय 2 प्रकार का हो सकता है। यह विलय 2 प्रकार का हो सकता है। पहला है आयनिक और दूसरा है सहसंयोजक। यानी कि विलय की प्रकृति 2 प्रकार की हो सकती है, या तो विलय आयनिक हो सकता है या विलय सहसंयोजक हो सकता है। अब देखो आयनिक विलय है,
आयनिक विलय ध्रुवीय विलायकों में विलयशील होता है, जबकि सहसंयोजक विलय होता है वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होता है। जैसे हमारे पास में देखो NaCl है, NaCl एक आयनिक विलय पदार्थ है और वह जल में आसानी से घुल सकता है। अगर हम NaCl को अल्कोहल में, बेंजीन में, ईथर में इत्यादि में विलय करें तो उसकी जो विलयता है इस ध्रुवीय विलायकों की तुलना में कम होगी। ठीक है, यानी पहला वर्ड ये है कि समान समान को बोलता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि विलय दो प्रकार का हो सकता है, आयनिक और सहसंयोजक। अगर आयनिक प्रकृति का है, जो भी हमारे पास में आयनिक विलय है वो ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं, और जो सहसंयोजक विलय होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। अब वर्ड आना है ध्रुवीय, एक है अध्रुवीय। ये क्या होते हैं इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ध्रुवीय का मतलब वे पदार्थ जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान म्यू इक्वल नॉट शून्य, यानी कि जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता वे होते हैं ध्रुवीय प्रकृति के, और जिनके म्यू का मान शून्य के बराबर होता है वो कहलाते हैं अध्रुवीय यौगिक। जैसे हमारे पास में बेंजीन है, ईथर है, वो सभी कैसे हैं हमारे पास में अध्रुवीय हैं। कैसे हैं वो अध्रुवीय। जब हमारे पास में है I2 है, सल्फर 1 है, ये सभी यौगिक कैसे हैं अध्रुवीय हैं। और जो अध्रुवीय यौगिक होते हैं या सहसंयोजक होते हैं वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। जैसे हमारे पास में NaCl, KCl ये सभी आयनिक प्रकृति के विलय पदार्थ हैं और ये जल में यानी ध्रुवीय विलायक जल में विलयशील है। लेकिन अगर नैप्थेलीन है, नैप्थेलीन जल में अविलय होता है। इसके अलावा आयोडीन और सल्फर 1, आयोडीन और सल्फर 1 ये दोनों सहसंयोजक होते हैं जो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होते हैं। ठीक है, यानी समान समान को बोलता है आयनिक यौगिक ध्रुवीय विलायकों में, और जो सहसंयोजक यौगिक है वो अध्रुवीय विलायकों में विलयशील होता है। ध्रुवीय विलायक का मतलब ये है जिनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य नहीं होता, जिनके डाइपोल मोमेंट का मान शून्य नहीं होता, वे कैसे होते हैं ध्रुवीय होते हैं। जैसे हमारे पास में CO2 है, C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव विस्तीर्णता ऑक्सीजन से क्या होती है कम होती है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन कहाँ होगा ऑक्सीजन की ओर, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारे पास में इस साइड में होगा, यानी कि बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन इस साइड में होगा उतना ही इस साइड में होगा, तो यहाँ पे आघूर्ण का मान कितना होगा शून्य होगा। SO2 देखो CO2 हमारे पास में अध्रुवीय यौगिक है, जबकि जो SO2 है वो एक ध्रुवीय यौगिक नहीं है। तो यहाँ पे जो सल्फर है ये इसके पास में लोन पेयर है, ये साइड में जिन यौगिकों के पास में कोई लोन पेयर प्रेजेंट होता है, सेंट्रल मेटल जो के पास में सेंट्रल कोई भी एटम है अगर उस पे लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसके जो डाइपोल मोमेंट है द्विध्रुव आघूर्ण है उसका मान कभी भी शून्य नहीं होगा। शून्य हमेशा किस में रहेगा वो पॉजिटिव में रहेगा, यानी उसका मान शून्य कभी भी नहीं होगा। जैसे CH4 है,
कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। ये हमारे पास में 4 बॉन्ड है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये साइड में CCl4 है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड लेंगे, CCl4 Cl और ये Cl, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये साइड में, ये साइड में, ये साइड में, जितना विस्थापन ये करेगा उसको ये क्या कर देगा, उसको उतना कम कर देगा। ये साइड में रहेगा, ये साइड में कर देगा, और पास में जो टोटल इसका द्विध्रुव आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमें इसमें ये याद रखना है, समान समान को बोलता है। अब कोई भी हमारे पास में विलय पदार्थ है, अगर वो आयनिक प्रकृति का है तो वह ध्रुवीय विलयकों में क्या होगा, आसानी से विलयशील हो जाएगा। अगर सहसंयोजक है तो वह अध्रुवीय विलयकों में आसानी से विलयशील हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास में आयनिक है और अगर हमारे पास में KCl को हम बेंजीन में, CCl4 में या ईथर में विलय करेंगे तो उसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि KCl कैसा है, आयनिक है, और CCl4 कैसा है, अध्रुवीय है, तो इसमें डिसॉल्व नहीं होगा, इसमें नहीं घुलेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है ताप का प्रभाव। अब ताप के प्रभाव को देखने के लिए देखो, ताप के प्रभाव मतलब ये है कि जो लास्ट के लिए नामक वैज्ञानिक था, उसके अनुसार उसने बताया कि अभिक्रियाएं ताप के आधार पे 2 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है ऊष्मा शोषी, एक होती है ऊष्मा सेकी। ठीक है, ऊष्मा शोषी के अंदर डेल H का मान क्या होता है, पॉजिटिव में होता है। इसमें डेल H का मान किस में होता है, नेगेटिव में होता है। लीच-इतालिए के अनुसार अगर हमारे पास में कोई अभिक्रिया हो रही है और ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, ऊष्मा शोषी प्रक्रम है, यानी डेल H, जो डेल H का मान है वो 0 से अधिक है, डेल H का मान 0 से अधिक है, ऐसी अभिक्रियाओं में अगर आप ताप बढ़ाएंगे तो उनकी जो विलयता है उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, लीच-इतालिए के अनुसार यदि किसी ऊष्मा शोषी प्रक्रम में जहां पे डेल H का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, ठीक है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए डेल H का मान धनात्मक में होता है, जबकि ऊष्मा सेकी अभिक्रियाओं में डेल H का मान क्या होता है, नेगेटिव होता है। एक वर्ड है ऊष्मा शोषी, क्या होता है, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है, उसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी प्रक्रम। और वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक से उत्पाद बनने पर ऊष्मा बाहर निकलती है, उन्हें हम कहते हैं ऊष्मा सेकी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में डेल H का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लीच-इतालिए के अनुसार यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक प्रक्रम में डेल H का मान 0 से अधिक हो, डेल H का मान 0 से अधिक हो, अर्थात ऊष्मा शोषी प्रक्रम हो, ऐसी अभिक्रियाओं में ताप बढ़ाने पर उसमें ठोसों की दरों में जो विलयता है वो क्या होती है, बढ़ती है। जैसे हमारे पास में NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड है, इसको हम जल में घोलें और जल में घोलने पर यदि हम ताप में वृद्धि कर दें तो इसकी विलयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। इसके अलावा हमारे पास में KCl है, KZNO3 है और पोटेशियम आयोडाइड है। ठीक है, ये सभी हमारे पास में जो विलय पदार्थ, ठोस पदार्थ है, इनको हम किसी विलायक में घोलेंगे और विलायक जिसमें जल है हमारे पास में, उसमें घोलने पर ताप बढ़ाने पर जो विलयता का मान है उस विलयता में क्या होगी, वृद्धि होगी। लीच-इतालिए के अनुसार यदि हमारे पास में जो प्रक्रम है वो ऊष्मा सेकी हो, कैसा हो, ऊष्मा सेकी प्रक्रम का मतलब ये है, इसमें डेल H का मान किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल H का मान लेस देन 0। ठीक है, तो लीच-इतालिए के अनुसार यदि हमारे पास में कोई प्रक्रम ऊष्मा सेकी है तो उसमें जो विलय पदार्थ है उसकी
जो विलय ठोस पदार्थ है उसकी द्रवों में जो विलयता है वो ताप बढ़ाने पर घटेगी। जैसे हमारे पास में NaOH है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में ठोस विलय पदार्थ है। इस विलय पदार्थ को यदि हम H2 जल में विलय करें और टेम्परेचर को हम इंक्रीज करके ताप बढ़ाएं, तो ताप बढ़ाने पर NaOH की जल में जो विलयता है वो घटती है, यानी कि जो विलयता है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी विलयता घट जाएगी। ठीक है, यानी ऊष्मासेपी ऊष्माशोषी दोनों प्रक्रम के लिए ताप का प्रभाव क्या होता है, अलग अलग होता है। ऊष्माशोषी में ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ेगी, ऊष्मासेपी प्रक्रम के अंदर ताप बढ़ाने पर विलयता घटती है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, ग्लूबर लवण, ग्लूबर लवण है और ग्लूबर लवण का सूत्र होता है Na2SO4 10H2। यह ग्लूबर लवण है। इस ग्लूबर लवण की जो विलयता है उसका अवलोकन करने पर वैज्ञानिकों ने पाया कि ग्लूबर लवण की जो विलयता है वो 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी विलयता बढ़ती है, लेकिन इससे अधिक ताप के ऊपर इसकी विलयता घटती है। जिसका मुख्य कारण ये है, जैसे हमारे पास में टेम्परेचर 32.4 डिग्री से अधिक होगा, अधिक होने पर जो ग्लूबर लवण के अंदर क्रिस्टलन जल है NH2, ये यहाँ से क्या होता है, पृथक हो जाता है और पृथक होने से इसकी विलयता घटती है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में आता है बहुत बार कि ताप बढ़ाने पर विलयता बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ताप बढ़ाने पर विलयता घट रही है। इसका कारण क्या है वो दोबारा देखते हैं। यानी ग्लूबर लवण Na2SO4 10H2, यह ग्लूबर लवण का फॉर्मूला है। ग्लूबर लवण को यानी ग्लूबर लवण की जल में जो विलयता है वह 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है, लेकिन इससे अधिक ताप के ऊपर इसकी विलयता घटती है। इसका मुख्य कारण ये है कि ग्लूबर लवण में जो क्रिस्टलन जल के अणु हैं वो अधिक ताप के ऊपर पृथक हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी विलयता में कमी नजर आती है या विलयता घट जाती है। ठीक है, ये हमारे पास में ठोसों की विलयता को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक हो गया ताप का प्रभाव, जिसमें हमने दो विक्रियाएं पढ़ी है, ऊष्मासेपी ऊष्माशोषी। हमें डायरेक्ट याद रखना है, ऊष्माशोषी विक्रिया है, ऊष्माशोषी प्रक्रम है, तुम ताप बढ़ाएंगे तो विलयता बढ़ेगी, और ऊष्मासेपी है, ताप बढ़ाएंगे विलयता घट जाएगी। और साथ में ग्लूबर लवण को याद रखना है, ग्लूबर लवण 32.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक विलयता बढ़ती है, इसके बाद में टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विलयता घट जाती है। जिसका मुख्य कारण ये है कि इसके अधिक ताप के ऊपर ग्लूबर लवण में 10H2 जो क्रिस्टल जल के अणु हैं वो क्या हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। तीसरा कारक है विलय कणों का आकार। विलय कणों का आकार, अब देखो क्या होता है, हमारे पास में कोई भी विलय कण है, अगर वो बड़े आकार का होगा, बड़े आकार के होने के कारण वह विलय के अंदर आसानी से डिसॉल्वमेंट नहीं होगा। यानी कणों का आकार, विलय कणों का आकार, विलय कणों का आकार प्रोपोर्शनल 1/विलयता। यदि हमारे पास में विलय पदार्थ के कण बड़े होंगे तो उन कणों की जल में जो विलयता है या किसी ध्रुवीय विलायक में जो विलयता है वो क्या होगी, घटेगी। आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है दाब का प्रभाव। चौथा है दाब का प्रभाव। अब हमारे पास में जो विलय और विलायक वो ठोस और द्रव में है। ठोस और द्रव दोनों ही कैसे होते हैं, ऐसे असंपीड्य होते हैं। यानी कि संपीड्य द्रव्यमान क्या होता है, नगण्य होता है, कम होता है, जिसके कारण ठोसों की द्रव जो विलयता है उसके ऊपर ताप का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है, जैसे ठोसों की द्रवों में विलयता है वैसे ही गैसों की द्रवों में विलयता। ये द्रवों के अंदर गैस किस प्रकार डिसॉल्व होती है उसके बारे में अध्ययन करते हैं।
सबसे पहले है गैसों की दरों में विलयशीलता, दरों के द्वारा गैसों का अवशोषण कहलाता है। यानी कि कोई गैस किसी दरों में डिसॉल्व हो रही है तो हम कह सकते हैं कि वह गैस उस दर के द्वारा अवशोषित हो रही है, जिसको हम अल्फा के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनसे नामक वैज्ञानिक के अनुसार निश्चितता और निश्चितता, यानी जो प्रेशर है वो 180 प्रेशर के ऊपर दर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है। ठीक है, यानी कि उनसे के अनुसार निश्चितता, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए, और तो प्रेशर कितना होना चाहिए 180 एक मॉलिक्यूलर दबाव के ऊपर दर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस का आयतन अवशोषण गुणांक कहलाता है, जिसको हम एक फॉर्मूले के द्वारा देख सकते हैं। एक निश्चित ताप एवं एक मॉलिक्यूलर दाब के ऊपर गैस की जो विलेयता है दर में, उसको हम ज्ञात कर सकते हैं अवशोषण गुणांक बटे 22.4। ठीक है, आगे है नेक्स्ट टॉपिक है कि जो गैसों की दरों में जो विलयशीलता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करें। तो पहला कारक है गैस की प्रकृति, कि हमारे पास में जो दी गई गैस है उसकी प्रकृति कैसी है। यदि हम किसी गैस को किसी विलायक में डिसॉल्व कर रहे हैं और वह गैस अपने आयनों में आयनीकृत होती है, तो वह गैस की जो विलेयता है वो क्या होगी, अधिकतम होगी, अर्थात उसकी जो विलयशीलता है दरों में वो क्या होगी, अधिक होगी। अर्थात हम कह सकते हैं अवशोषण गुणांक प्रोपोर्शनल गैसों की दरों में विलेयता। यदि जिस गैस का अवशोषण गुणांक जितना अधिक होगा उसकी जो विलेयता है उसका मान उतना ही क्या होता है, अधिकतम होता है। यानी कि कोई गैस है, किसी गैस का, यानी कोई भी गैस है, किसी गैस को दर विलायक में घोलने पर यदि वह गैस आयनीकृत होती है, अपने आयनों में टूटती है या रासायनिक क्रिया करती है, तो वह गैस उस दरों में अधिक विलयशील होती है। अब देखो हमारे पास में एक सीरीज दे रखी है, इसके हमारे पास में गैसें हैं, अमोनिया है, HCl है, SO2 है, CO2 है। ठीक है, ये सब हमारे पास में क्या गैसें हैं। इन गैसों को किसी विलायक के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर उनके जो घुलने की दर है, विलयता की दर है, वो इस प्रकार है। यानी N2 की जो विलयता की दर है वो सबसे कम है। यानी हम कह सकते हैं N2 का अवशोषण गुणांक बहुत ही कम है। ठीक है, जैसे हमारे पास में HCl है और HCl को हमने जल में दरों के अंदर डिसॉल्व किया। HCl हमारे पास में गैस है, इस HCl गैस को हमने डिसॉल्व, ठीक है, H2O में हमें डिसॉल्व करने पर क्या हुआ है, हमारे पास में यह गैस अपने आयनों में टूटेगी, H3O पॉजिटिव और Cl माइनस। और जो गैस किसी दर विलायक के अंदर आयनीकृत होती है, रासायनिक क्रिया करती है, आयनों में टूटती है, उसकी विलेयता क्या होती है, अधिकतम होती है। अगर यहाँ पे हम O2 को जल में घोलते हैं तो O2 आयनीकृत नहीं होता, अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जल में जो विलेयता है वो क्या होती है, कम होती है। इसके अलावा अमोनिया जो गैस है, अमोनिया गैस H2O है और NH4 पॉजिटिव और OH माइनस। अगर हम यहाँ पे CO2 की बात करें, CO2 प्लस H2O, H2CO3 कार्बोनिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, के बाद में कार्बोनिक अम्ल है वो अपने आयनों में टूटता है। तो हम कह सकते हैं कि CO2 की जो आयनीकृत की क्षमता है वो इन दोनों की तुलना में क्या है, कम है। और हम कह सकते हैं देखो जो अमोनिया है ये भी ध्रुवीय प्रकृति की गैस है, HCl ध्रुवीय है, SO2 भी ध्रुवीय है और CO2 इस वाले जो हमारे पास में है वे अध्रुवीय प्रकृति की है। ठीक है, अब देखो आगे है, यानी कि इसमें क्लियर ये हो गया है कि वह गैस, किसी गैस को हम किसी दर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने पर डिपेंड करता है यदि वो गैस उस दरों के अंदर रासायनिक क्रिया करती है या अपने आयनों में आयनीकृत होती है,
तो वह गैस की विलेयता उस दर में क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, हम कह सकते हैं कि अमोनिया गैस की विलेयता N2, अगर हम NH3N2 का कंपैरिजन करें तो N2 गैस जल में कम डिसॉल्व होगी और जबकि जो NH3 है वह अधिक विलयशील होगी। ठीक है, दूसरा कारक है, अगर हम बात करें कि जो हमारे पास में गैस की प्रकृति होगी, दूसरा हमारे पास में जो विलायक है उसकी बात करें हम, यानी विलायक की प्रकृति की बात करें, विलायक की प्रकृति। अब देखो विलायक हमारे पास में दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है ध्रुवीय विलायक, एक हो सकता है अध्रुवीय विलायक। अब देखो यहां पे आप देखते हैं, अगर हम HCl की बात करें, HCl गैस को ध्रुवीय विलायक H2O में घोलने पर यह आसानी से विलयशील हो जाती है, जबकि HCl गैस को बेंजीन में घोलने पर उसकी विलेयता घटती है या वो अविलयशील रहता है। इसका कारण ये है कि घोलने में पहले समान को होता है, HCl H2O में अपने आयनों में आयनीकृत हो जाता है, जबकि HCl बेंजीन में आयनीकृत नहीं होने के कारण इसकी विलेयता कम होती है। जबकि हम बात करें N2 गैस की बात करें, ठीक है, N2 गैस को हम H2O और बेंजीन दोनों में डिसॉल्व करें, दोनों में जो घुलने की दर है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। N2 गैस को जल में घोलने पर उसकी विलेयता घटती है, जबकि N2 को बेंजीन में घोलने पर उसकी विलेयता बढ़ती है, क्योंकि N2 ऐसा है अध्रुवीय प्रकृति का है। N2 के पास में विलायक की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, ध्रुवीय विलायक के पास में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, H2O एक ध्रुवीय विलायक है, जबकि हमारे पास में अध्रुवीय विलायक की बात करें, अध्रुवीय पास में बेंजीन है, ईथर है, बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, अल्कोहल, ये सभी कैसे हैं, अध्रुवीय विलायक हैं। और देखो अब हमारे पास में HCl गैस ध्रुवीय विलायकों में और N2O2 गैस है वो बेंजीन में, ईथर में, इनमें क्या होती है, विलयशील होती है। यानी कि वो फैक्टर वहां का समान तो होता है, वो फैक्टर यहाँ भी काम करता है कि हमें समान में डिसॉल्व हो सकता है। यानी गैस हमारे पास में आयनिक होने वाली है, एक ध्रुवीय है और विलायक भी ध्रुवीय है, तो वो दोनों आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि हमारे पास में कोई गैस है वो आयनीकृत होने वाली हो और विलायक हमारे पास में अध्रुवीय हो तो उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, और डिसॉल्व होगा भी उसकी दर बहुत ही कम होगी। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद।